Yes, sir. आज हमने पढ़ा एक्सट्रेटिव फेलियर, ठीक है। क्या होता है एक्सट्रेटिव फेलियर? विद केयरफुल यूज एक्सट्रेट ट्यूब्स कैन प्रोवाइड मेनी इयर्स ऑफ सर्विस, विद Sir, slide इनकंसीडरेट नहीं show यूज हो रहा। नहीं हो रही शो। No, sir. अब देखो Yes, sir. आ गई, हो गई है। आ गई। इसके माइक की आवाज ही बहुत आ रही है, वो म्यूट कर दें। अब ठीक है। Yes, sir. यस सर। With a careful use, X-ray tubes can provide many years of service. With inconsiderate use, X-ray tube life may be shortened substantially. कह रहे हैं कि एक्सरे ट्यूब जो वैसे है वो तकरीबन आपकी 50,000 एक्सपोजर्स यानी कि 50,000 एक्सपोजर से लेकर 1 लाख एक्सपोजर तक चल सकती है। अब चाहे वो आप साल में कर लें, 2 साल में कर लें, 3 साल में कर लें, ये आपकी उस प्लेस के वर्कलोड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे डेली के एक शिफ्ट में 6 घंटे में 100 एक्सरे हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 शिफ्ट आप नाइट भी चलती है, ठीक है। आप अगर लगा लें डेली के 250 एक्सरे हो, ठीक है, तो उसके 50,000 एक्सपोजर्स का कब तक पूरे हो जाएंगे, खुद हिसाब लगा लें, ठीक है। तो इसलिए हाँ 200 दिनों में। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक एक्सरे ट्यूब की लाइफ इतनी है, ठीक है, उसके बाद वो जितना चल जाए ना वो बोनस है, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है, डिपेंड किस चीज पे करता है, ठीक है, कि आप कितना एक्सपोजर यूज कर रहे हो या केवीपी एमएएस, ठीक है, कितनी देर के लिए एक्सपोजर कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम को हैंडल किस तरह कर रहे हो। रफ हैंडलिंग है, उसको क्या नाम है बगैर बटन दबाए आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। एक्सपोजर एक ही पेशेंट को 2-3 दफा दे रहे हो, ठीक है, तो उससे एक्सरे ट्यूब की लाइफ कम होती जाती है, क्योंकि वो जितनी बार चलेगी, कोई भी चीज़ है, ठीक है, जितनी बार आप यूज करोगे उसको, ठीक है, उतनी उसकी लाइफ कम होती जाएगी। The length of the X-ray tube life is primarily under the control of radiological technologists. Basically, the X-ray tube life is extended by using the minimum radiographic factors of MA, KVP, and exposure time that are appropriate for examination. X-ray tube failures has several causes, most of which are related to the thermal characteristics of X-ray tube. X-ray tube की बहुत सारी causes हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि क्या नाम है, उसकी हैंडलिंग से भी आपको हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो पीछे से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अगर वो ठीक नहीं आ रही तो भी X-ray tube खराब हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मेजर कॉज कौन सी है, उसकी थर्मल करेक्टरिस्टिक की, उसकी हीट डिसिपेशन कैसी है। Enormous heat is generated in the anode of the X-ray tube during an X-ray exposure. This heat must be dissipated from the X-ray tube to continue the function. जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हम फिलामेंट को गर्म करवा रहे हैं, ठीक है, उससे भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी हीट एनर्जी की ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे एमिट होके हाई स्पीड से एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं। एनोड पे वो अब हाई स्पीड से हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो एनोड भी गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हीट टोटल सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है आपके कैथोड पे और आपके एनोड पे, ये सारी डिसिपेट होनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके काम करता रहे, ठीक है। अब हीट किस किस तरह डिसिपेट हो सकती है, रेडिएशन की सूरत में, कंडक्शन की सूरत में और कन्वेक्शन की सूरत में। ये देख लो ये तीनों होती क्या है, ठीक है। रेडिएशन जो आपकी क्या नाम है एमिट हो रही है, क्या कहते हैं, जैसे कि कैथोड से, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। कन्वेक्शन, ठीक है, एयर के थ्रू, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या नाम है आपकी जो एक्सरे ट्यूब होती है ना, जो आजकल नए सिस्टम्स आ रहे हैं, वो एक्सरे ट्यूब को ना एक ऑयल के अंदर रखा होता है, जैसे ट्रांसफार्मर को एक ऑयल के अंदर रखा होता है। कभी सुना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है? Yes, sir. यस सर। इसी तरह एक्सरे ट्यूब को भी ऑयल के अंदर रखा होता है ताकि जो उसके अंदर हीट जनरेट हो रही है ना वो उस ऑयल के अंदर जाए, ठीक है, और वहां से फिर बाहर डिसिपेट हो जाए सराउंडिंग से, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू कैसे होती है कि एनोड हीट होता है, एनोड के पीछे जो क्या नाम है उसका रोटेशन के लिए क्या कहते हैं रोटर लगा होता है, उसके अंदर जाती है, फिर पीछे मोटर तक जाती है, तो इस तरह उसकी हीट वहां से भी डिसिपेट हो जाती है। All these three modes of heat transfer occur in an X-ray tube. Most of the heat is dissipated by radiation during exposure. सबसे ज़्यादा हीट कब आपकी एमिट होती है और डिसिपेट होती है आपके एक्सपोजर के दौरान, जब आपके क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे होते हैं फिलामेंट से और आपके नोड को स्ट्राइक कर रहे होते हैं।
द एनोड में ग्लो रेड हॉट, इट ऑलवेज इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। एनोड इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जैसे कोई फुल गर्म चीज़ रेड कलर की तरह जलने नहीं लग जाती, उस तरह वो ग्लो करने लग जाता है, ठीक है, सिर्फ क्या, हीट की वजह से। A second type of extra tube failure results from maintaining the anode at elevated temperatures for prolonged periods। दूसरी बड़ी cause extra tube failure की, ठीक है, क्या है कि आप क्या नाम है एनोड को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए एक्सपोजर के साथ वो क्या नाम है हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हो, ठीक है। होता क्या है इससे, ड्यूरिंग एक्सपोजर लास्टिंग 1 to 3 seconds the temperature of anode may be sufficient to cause it glow like an incandescent lamp, ठीक है। वो इसका क्या नाम है जो मैंने आपको बताया था कि बल्ब जो है ना आपका लाइट बल्ब येलो कलर वाला, उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, ठीक है। अगर आप एनोड को 1 से 3 सेकंड के लिए कांस्टेंट क्या नाम है एक्सपोजर देते रहो तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो रेड कलर की तरह यानी कि ग्लो करने लग जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो टारगेट मटेरियल है, जो एनोड है, उसका टंगस्टन जो है ना, वो क्या नाम है मेल्टिंग पॉइंट उसका आना शुरू होता है। उसके मेल्टिंग पॉइंट आने की वजह से थोड़ा थोड़ा करके वो उसके ऊपर से उतरने लग जाता है। जैसे कह लो कि कोई भी चीज़ यानी कि जैसे देख लो जो मेल्ट होने लग जाता है वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ऊपर वाली लेयर पहले जाती है, फिर उसके बाद नीचे वाली लेयर पिघलना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपका एनोड भी जब आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए क्या नाम है लंबे ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज करते हो तो वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि उसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना क्या नाम है एनोड की, वो पिघलने लग जाती है, ठीक है। समझ आ गई है इस बात की कि हीटिंग से क्या Yes, मसला होता है। Yes, sir. yes, फाइनल sir. कॉज ऑफ एक्सीडेटिव फेलियर इन्वॉल्व्स द फिलामेंट, ठीक है। फाइनल कॉज क्या है, वो फिलामेंट को इन्वॉल्व करती है। उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट टंगस्टन आइटम्स आर वेपराइज्ड स्लोली एंड leave the inside of the glass or metal enclosure even with normal use। आपका जो फिलामेंट है उसको हम करंट देते हैं, ठीक है, उसके अंदर हीट जनरेट होना, वो गर्म होना शुरू होता है। उसकी जब हीट का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा हीट किस टाइम तक बियर कर सकता है, ठीक है। तो जब हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी कि 50,000 लाख एक्सपोजर हो गया, अब जब उससे आगे जाता है ना तो वो क्या नाम है उसकी हर चीज़ की इंटेंस वो क्या नाम है स्ट्रेंथ कम होती जाती है बाय द टाइम, एज द टाइम पासेस स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चाहे वो इंसान है चाहे वो मशीन है, ठीक है। एक जवान बंदा जो काम कर सकता है वो एक बूढ़ा बंदा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही। एक नई मशीन, एक नई कार, एक नई मोटर बाइक जिस स्पीड पे जा सकती है उस स्पीड पे एक पुरानी कार, पुरानी मोटर बाइक नहीं जा सकती। इसी तरह जब फिलामेंट न्यू होता है तो तब तो बिल्कुल ठीक होता है, बट जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हो तो वो फिलामेंट क्या नाम है बार बार गर्म हो के उसके जो क्या नाम है मटेरियल है ना, ये क्या कहते हैं जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, वो टंगस्टन आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा भुरता जाता है। और वो जो भुर रहा होता है ना, वो जिस ग्लास इनक्लोजर जो वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा ट्यूब इंस्टॉल की होती है वैक्यूम चेम्बर के अंदर, चाहे वो ग्लास का है चाहे वो मेटल का है, उसकी वॉल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, दिस टंक्शन along with that vaporized from the anode can disturb the electric balance of the X-ray tube, causing abrupt intermittent changes in tube current which often lead to arcing and tube failure। जो आपका टंगस्टन पिघल के आया है फिलामेंट से और जो आपका टंगस्टन पिघल के आया है एनोड से, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक तो आपकी एक्सरे की वैक्यूम ट्यूब के अंदर चिपक जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो आपका एनोड पिघल रहा है, ठीक है, वो अपनी शेप चेंज करना शुरू हो जाता है। जब एक शेप चेंज हो जाएगी तो फोकल स्पॉट नहीं रहेगा, ठीक है। जो शेप चेंज है उसको हम कह रहे हैं आर्किंग, ठीक है। और जब फोकल स्पॉट नहीं रहेगा तो आपकी एक्सरे की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, और आपको कोई इमेज नहीं मिलेगा, सारी की सारी स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो कि आपका इमेज बनाने के लिए किसी काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को रेडिएशन डोज मिलेगी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्सरे ट्यूब फेलियर, ठीक है, कि आपके फिलामेंट के टंगस्टन के पिघल जाने की वजह से या एनोड के टंगस्टन के पिघल जाने की वजह से वो अपनी शेप चेंज कर ले, ठीक है। इसकी वजह से जब आपकी ट्यूब काम करना छोड़ जाती है तो हम उसको कहते हैं एक्सरे ट्यूब फेलियर। समझ आ गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, With the sir. excessive heating of the filament caused by high milliampere operation for prolonged periods,
most tungsten is vaporized. The filament wire becomes thinner and eventually breaks, producing an open filament. जैसे कि एक लाइट बल्ब हम अगर ज़्यादा यूज़ करते रहें, फॉर एग्जांपल एक लाइट बल्ब को 3-4 दिन जलता हुआ ही छोड़ दें, तो वो इतनी हीटअप बार बार इतना हीटअप होके एक टाइम आता है कि उसका फिलामेंट ब्रेक कर जाता है और बल्ब जलना बंद हो जाता है. सेम वही फिनोमेना यहाँ पे होता है, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं तो वो फिलामेंट जो है वो पतला होता जाता है. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिलामेंट ब्रेक कर जाता है, ठीक है. अब जब फिलामेंट ब्रेक कर गया तो उसमें से करंट नहीं पास करेगा, वो हीटअप नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे और आपकी कोई एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगी. Radiation protection. Radiation protection must be an important consideration during each X-ray procedure. Minimizing the radiation exposure to the technologist and patient is easy if the X-radiation imaging system designed for this purpose are recognized and understood. रेडिएशन की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि दोनों इंसान ही हैं, दोनों के अंदर सेम टाइप ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. बट पेशेंट के Yes. लिए ज़्यादा खतरा इसलिए होता है, वो पेशेंट के लिए कम खतरा इसलिए होता है और आपके लिए ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट ने एक दफ़ा एक्सरे करवाना है, पेशेंट ने एक दफ़ा सीटी करवाना है, ठीक है. आपने डेली बेसिस पे 24/7 वही काम करना है, तो आपके लिए जितनी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है शायद पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, ठीक है. अलारा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि कीप द Yes, रेडिएशन sir. एक्सपोजर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी कि अगर आपका एक चेस्ट एक्सरे एक अच्छा आ सकता है 20 kVp और 15 mAs पे, तो आप उसको 25 mAs और 50 kVp मत दें, ठीक है. और अगर किसी बच्चे को ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है कि क्या नाम है कि किस तरह की होती हैं एक्सपोजर टेक्निक्स, तो वही ये बुशॉ की बुक के अंदर ही चैप्टर नंबर आई थिंक 12 या 13 में से कोई है जिसके अंदर वो या 10 है पता नहीं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या नाम है एक्सरे इमेजिंग टेक्निक्स, उसके अंदर वो केवीपी और एमएस का सारा उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह मैनेज होता है, ठीक है. Okay, sir. A brief description of some of the primary radiation protection devices are as follows. Filtration. Metal filters, usually of aluminium or copper, are inserted into the X-ray tube housing so that the low energy X-rays are absorbed before they reach the patient. These X-rays have little diagnostic value. अब जो रेडिएशन निकलती है आपके एनोड से, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसमें से सारी की सारी डायरेक्ट सीधी नीचे नहीं आएगी, वो एक फैन की शेप में स्प्रेड कर रही होती है, ठीक है. दिखाया था मैंने आप लोगों को, इमेज दिखाया था कि रेडिएशन किस तरह नीचे आ रही होती है. Yes, sir. ये देखो यहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फैन की शेप में स्प्रेड आउट कर रही हैं, ठीक है. Yes, sir. ग्लास ट्यूब के अंदर ही, ग्लास ट्यूब है या मेटल ट्यूब है, जो भी आपने उसकी हाउसिंग मतलब यानी कि जो उसकी बाहर की कवरिंग है ट्यूब की, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर ही वो स्प्रेड होना शुरू हो गई है. स्प्रेड का मतलब कि स्कैटर हो रही है, तो वहाँ पे जो लो एनर्जी की रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एल्यूमिनियम के और क्या नाम है कॉपर के फिल्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो रेडिएशन जिनकी एनर्जी कम है हमारी डिजायर्ड एनर्जी से वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएं और वो पेशेंट के अंदर जाके पेशेंट का रेडिएशन डोज ज़्यादा ना करें. उसके बाद है कोलिमेशन. Collimators restrict a useful X-ray beam to the part of the body to be imaged and thereby spares the adjacent tissue from unnecessary radiation exposure. Collimators भी आपके फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, वो फिल्टर का क्या काम होता है और ये एडजस्टेबल होते हैं, यानी कि आप अपने हाथ से इनको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आपको कितना एरिया रिक्वायर्ड है एक्सरे इमेज के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर आपको हाथ का इमेज लेना है, ठीक है, तो कोलीमेटर्स जो होते हैं ना वो क्या नाम है कह लो ब्लेड टाइप होते हैं. ब्लेड्स मतलब यानी कि मैं क्या एग्जांपल दूँ, हाँ समझो जैसे एक कार्टन होता है ना जिसके अंदर यानी कि डिफरेंट चीज़ें हम लोग पैक करते हैं, पैकिंग कार्टन्स जो होते हैं, ठीक है, उसके जैसे 4 ढक्कन होते हैं ना, 2 बड़े 2 छोटे,
इसी तरह के कोलीमेटर्स होते हैं, ठीक है। समझ लो आप उसके अगर एक एक ढक्कन को अलग कर लो ना, ठीक है, दो एक साइड से लगे होते हैं और दो दूसरी साइड से लगे होते हैं, ठीक है, इसी तरह कोलीमेटर्स होते हैं, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अप डाउन मूव करते हैं, ठीक है। आपको हाथ का एक्सरे चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो आप कोलीमेटर्स को घुमा के इस तरह कोलीमेट करोगे कि सिर्फ आपका हैंड इंक्लूड हो, ठीक है। उनके ऊपर जैसे जैसे वॉच का डायल नहीं होता, साइड से घुमाते हैं, इसी तरह कोलीमेटर का ना एक राउंड सा डायल लगा होता है कि आप उसको घुमा के कोलीमेटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि आपको कितना एरिया चाहिए। Collimators can take many different forms. Adjustable light locating collimators are the most frequently used devices. अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी कोलीमेटर ने इतनी जगह बंद कर दी है? आपकी एक्सरे ट्यूब के नीचे जहाँ पे कोलीमेटर का बॉक्स लगा होता है, जहाँ उसके कंट्रोल होते हैं, वहीं पे उन्होंने एक लाइट बल्ब लगाया होता है, ठीक है, छोटा सा। वो लाइट बल्ब की लाइट ना नीचे पेशेंट के ऊपर पड़ रही होती है, ठीक है। आप कोलीमेटर को जैसे बंद करते हो ना, तो लाइट भी जाहिर सी बात है उतनी जगह पे बंद हो जाती है। उस लाइट से हमें पता चल रहा होता है कि भाईजान यहाँ से लेके यहाँ तक का इमेज आएगा, बाकी एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा एक्सरे के अंदर से, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो है ना, क्या नाम है, ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। ये उसके आगे कंट्रोल्स लगे हुए हैं। यस सर। ये कोलीमेटर के कंट्रोल है, एक ये वाला और साथ में ये वाला, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब उसने आपको बताया हुआ है कि पोर्ट्रेट चौड़ाई के हिसाब से भी, ठीक है, और लैंडस्केप लंबाई में भी, दोनों तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। जिस तरह ये लाइट निकल रही है एग्जैक्टली इसी तरह लाइट निकल रही होती है, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारा कितना एरिया इंक्लूड हो रहा है और कितना नहीं इंक्लूड हो रहा। उसके हिसाब से आप इन नॉब्स को घुमा के एडजस्ट कर लेते हो कि हमें यार इतना पूरा इमेज चाहिए या हमें छोटा इमेज चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? यस सर। बाकी सब यस सर, आ गई है। intensifying screens. Today, the most X-ray films are exposed in a cassette with radiographic intensifying screen on both sides of the film. इसकी तुम लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है और क्या काम करती है, पता है कि नहीं? वेरी गुड। असाइनमेंट बनाने का फिर क्या फायदा तुम लोगों को, जो अगर तुम लोगों को यही नहीं पता कि किस चीज़ का क्या काम है और तुम लोगों ने असाइनमेंट क्यों बनाई थी। नूर नवाज, यस सर। आपको पता है कि क्या काम है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का? सर ये थिन शीट्स होती हैं लेयर्स में और फ्लोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और क्या क्या कहते होता हैं है उनका? सर क्या कहते हैं सर, इसके ऊपर एक्सरेज वो क्या कहते हैं पड़ती हैं, या फिर जो वो क्या कहते हैं, तो इसकी वो क्या कहते हैं वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सर जब एक्सरेज एनर्जी इंटेंसिफाई स्क्रीन क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करती है, तो उस वो क्या कहते हैं वो बाद में वो वाला पोर्शन क्या कहते हैं लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम ये होता है कि जब उसके ऊपर एक्सरेज फॉल करती हैं तो वो उसको लाइट में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर उस लाइट से आपकी एक्सरे फिल्म एक्सपोज होती है, ठीक है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम है कि एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करना और उनके इफेक्ट को एनहेंस करना। Examinations conducted with radiographic intensifying screens reduced exposure of the patient to X-rays by more than 95% compared with examinations conducted without radiographic intensifying screens. इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करने की वजह से आपके जो रेडियोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो 95% तक रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक आम के एक्सरे के लिए अगर 50 mAs और 70 kVp चाहिए, ठीक है, और वो अगर आप वहाँ पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वाली कैसेट नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, तो आपको कितने चाहिए 50 और 70। अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वाली कैसेट यूज़ करते हो तो वही एक्सरे
आप क्या नाम है 25 MAS और 40 kVp वाली टेक्निक के साथ कर सकते हो विद गुड कंट्रास्ट। ठीक है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का ये फ़ायदा होता है कि आपकी पेशेंट की रेडिएशन डोज बहुत हद तक कम हो जाती है। ये वही वाला इमेज है जो बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनाया था। ठीक है, ये बीच में आपकी फिल्म है, ऊपर क्या नाम है रिफ्लेक्टर, उसके ऊपर क्या नाम है आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ऊपर वाली साइड पे भी नीचे वाली साइड पे भी। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव अपैरल। ठीक है, जैसे कि आपकी जैकेट्स होती है ना, स्लीवलेस जैकेट। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा लंबा कर लो, लॉन्ग कोट की तरह लंबा कर लो और उसकी स्लीव्स उतार दो, ठीक है, तो कुछ उस तरह के हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एप्रन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो फीमेल्स के लिए किचन एप्रन होता है ना, सेम उसी तरह ये भी एक एप्रन होता है, बट इसको गले में नहीं पहनते, इसके क्या नाम है बाजू बने होते हैं। ठीक है, यानी कि बाजू के लिए प्लेस बनी होती है स्लीवलेस जगह, जैसे उस तरह करके। तो हम इसको अपनी फ्रंट साइड पे यानी कि बाजू अंदर डाल के चेस्ट वाली साइड पे पहनते हैं और बैक से टाई कर लेते हैं। ये आपकी क्या नाम है शर्ट के कॉलर से लेके तो डाउन द नीज होता है, इतना लंबा होता है, और ऑलमोस्ट 25 to 30 kg वेट होता है एप्रन का। क्यों होता है? क्योंकि लेड उसके अंदर डाला गया होता है। जो एप्रन पूरा बना होता है उसके अंदर लेड भरा गया होता है ताकि वो आपको रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले और आपको एक्सपोजर ना मिले। ठीक है, एप्रन हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सरे डिपार्टमेंट में, एंजियोग्राफी में, फ्लोरोस्कोपी में और सीटी में। ठीक है, सीटी के अंदर मोस्टली आप पेशेंट के अटेंडेंट को एप्रन पहनाते हो क्योंकि आपने तो दरवाजे के दूसरी तरफ बैठ के स्कैन करना होता है। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपने साथ खड़े होके मशीन के, तो आपने वहीं पे रियल इमेज देखना होता है कि आपका कंट्रास्ट कहाँ से कहाँ मूव कर गया है, वहीं खड़े होके आपने मशीन के साथ ही खड़े होके इमेज लेना होता है। ठीक है, इसी तरह क्या नाम है जो पोर्टेबल एक्सरे है उसमें भी आपने पेशेंट के साथ खड़े होकर एक्सपोजर देना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एप्रन यूज़ करते हैं ताकि हमें रेडिएशन एक्सपोजर ना मिले। ठीक है, इसके बाद पेशेंट के लिए भी और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी गोनेडल शील्डिंग आती है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा शील्डिंग है क्योंकि आपके जो ग्रोइंग एज के अंदर आपके गोनेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप की रेडिएशन के लिए, और वो बहुत जल्दी अब नॉर्मल सेल्स की शेप ले लेते हैं अगर उनको रेडिएशन से एक्सपोज किया जाए। ठीक है, तो गोनेडल शील्डिंग यानी कि गोनेड क्या नाम है एप्रन्स के बाद, ठीक है, एक्स्ट्रा शील्डिंग के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का स्कैन ऐसा है कि आपको क्या नाम है पेल्विक रीजन में इमेजिंग नहीं करनी, तो भी आप पेशेंट्स को भी गोनेडल शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके गोनेड्स को भी रेडिएशन के एक्सपोजर से बचाया जा सके। ठीक है, और ये एक्सरे टेक्नोलॉजी की तरह बात कर रहे हैं। एक्सरे पोर्टेबल, सिंपल एक्सरे के अंदर तो आपने वैसे ही रूम के दूसरी तरफ खड़े होना होता है। हाँ, अगर आपका पेशेंट ऐसा है कि क्या नाम है उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है और सिंगल अटेंडेंट से वो पेशेंट होल्ड नहीं हो रहा, बच्चा इस तरह का है, चलो बड़ा बंदा तो क्या नाम है वैसे ही करवा लेता है। अगर बच्चा आपका यानी कि वो इस तरह का इरिटेबल है कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको खुद वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंट के साथ, तो तब भी आप लेड एप्रन पहन के एक्सरे करेंगे। ठीक मैं है, पेशेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पेशेंट की क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये पेशेंट को बनाते हैं गोनेडल शील्डिंग। बेटे मैंने कभी देखा तो नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो होता वही है। सर बनाते ही नहीं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ, पाकिस्तान में तो इवन कंपनीज आपको प्रोवाइड ही नहीं करती। हमारे वही कह हॉस्पिटल रहा में एक्सरे की 4 पोर्टेबल मशीन्स, ठीक है, और 2 पूरे सिस्टम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम के साथ गोनेडल शील्डिंग प्रोवाइड की गई है और किसी के साथ भी नहीं है, और वो भी उन्होंने संभाल के रखी है कि हम लोग जब पढ़ने जाते हैं ना तो हमें दिखा देते हैं कि भाई ये इस तरह की होती है। तो सही ये है बहुत अनसेफ सा प्रोफेशन नहीं। बेटे, इसको सेफ आपने बनाना है, अपने लिए भी पेशेंट के लिए भी। आपका आपकी डिग्री निकालने का मकसद ही यही है कि आप जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनसे चीज़ों को डिफरेंस में लेके आए। ठीक है, ओके सर। क्योंकि देखो एक जो क्या नाम है 10th क्लास का ग्रेजुएट 10th क्लास पास बंदा, ठीक है, वो 2 साल डिप्लोमा करके उसको सिर्फ वो ये बताते हैं भाई ये वाला बटन दबाना है, ये वाला बटन दबाना है, चेस्ट का करना है तो आपने इस एरिया से लेके इतना ले लेना,
ठीक है। उसके बाद आपने कहना में प्रिंट दे देना, चलो जी आपका एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इतना काम कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, कि वो आपको सिखा रहे होते हैं। क्यों सिखा रहे थे? क्योंकि उन्होंने टाइम गुजार लिया हुआ फील्ड के अंदर, ठीक है। समझ आ सर रही ये जो है? एप्रॉन्स वगैरह होते हैं ये 100% हाँ आपको बचा लेते हैं या क्योंकि बेटा देखो, अब डिपेंड करता है, फिर वही बात है कि हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, 2 नंबर जिंदाबाद, ठीक है। अगर तो आपने किसी अच्छी कंपनी से एप्रन लिया हुआ है तो आपको ऑलमोस्ट 90% रेडिएशन से बचा रहता है, ठीक है। एप्रन को फोल्ड करके नहीं रखना होता, एप्रन को आपने सीधा लटकाना होता है, ठीक है। एप्रन क्या नाम है, आपने क्या कहते हैं उसको, उसकी हैंडलिंग प्रॉपर करनी होती है। अगर आप मोड़ के रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ को आप मोड़ के रखते हो, अगर एक रेत समझो, एक रेत डाली हुई आपने एप्रन के अंदर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है ऊपर से नीचे तक, अगर आप उसको मोड़ोगे तो क्या वो जहाँ पे मोड़ा है आपने बाद में सीधा करोगे तो वहाँ पे एक लाइन से क्रिएट नहीं हो जाएगी, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, या फिर अगर आपने लो क्वालिटी कंपनी से लिया अगर एप्रन, ठीक है, तो आपका लेड इतना अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे भी यहाँ पे यानी कि एक दफ़ा पता नहीं किसने परचेज किए थे, आई डोंट नो, 2 लेड एप्रन इस तरह क्या है कि उनका वेट ना ऑलमोस्ट 6-7 किलो है बस, ठीक है। वो उठा के ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, सर ठीक है। लेकिन अगर अच्छे वाले भी हों तो हाँ तो वो उनमें भी 90%, 90% हाँ बचाते हैं आपको। जी, तो 10% तो फिर भी आपका ना कंटिन्यूली ठीक होगा ना है। अब एक्सपोजर वो, आपका रेडिएशन हाँ वगैरह के साथ। अब वो जो 10% है ना, ठीक है, वो 10% जो है वो उसकी आपको रिलैक्सेशन यानी कि दी गई है सारी रिसर्चेस करके कि आपको किस लेवल तक जो है रेडिएशन 1 साल के अंदर जानी चाहिए, जो मैंने आप लोगों से पूछी भी थी, ठीक है, असाइनमेंट के अंदर। अब जो आपके बाहर का सिस्टम है, यानी कि क्या नाम है, ये यूरोप वाली साइड का, वो अपने रेडिएशन डिपार्टमेंट वालों को हर 6 महीने बाद 1.5 महीने की पेड लीव देते हैं, ठीक है। यानी कि साल में उनके 3 महीने छुट्टी के होते हैं, क्योंकि उनको रेडिएशन इतनी पड़ चुकी होती है कि वो कहते हैं चाहे भाई जनाब आप जाकर रेस्ट करें और अपने सेल्स को रिकवर होने का टाइम दें। यहाँ पे हमारे सिस्टम उल्टा है, वो कहते हैं साल में अगर 12 महीने तो आप 13 महीने काम करें, ठीक है। सर तो फिर तो ये इसलिए अनसेफ प्रोफेशन हो गया ना। अनसेफ कैसे हो गया काके, ये तो आपने खुद इसको सेफ बनाना है, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब जितने भी टेक्नीशियंस हैं, टू बी ऑनेस्ट बात, बल्कि उनका सामने कहता था मैं कहा सर जी तुम आना ठीक नहीं करते, ठीक है। क्यों? उधर से दरवाज़ा खुला हुआ है, 2 पेशेंट अंदर कमरे में खड़े किए हुए हैं, एक का एक्सरे हो रहा है, ठीक है। आओ जी जल्दी जल्दी आओ, लिटाओ और जाओ, बस, ठीक है। कोई कोलिमेट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, पूरा पूरा बच्चा एक्सपोज करके बीच में से बस एरिया स्पेसिफाइड, अगर आपको अब्डोमेन चाहिए अब्डोमेन काट लो, चेस्ट चाहिए चेस्ट काट लो, बाजू चाहिए बाजू काट लो। वो सीट से नहीं हिलते, सीट पे बैठे हैं, चलो बीबी बच्चा लटाओ जी, बच्चा लटा दिया, लाइट थले बच्चा लटाओ जी, लेट गया जी, सीधा करो जी, ऐसे करो जी, कर लिया जी, ठीक है। उधर से बैठे बैठे एक्सपोज किया, सिस्टम में से कटिंग कर ली, उसके बाद प्रिंट निकाल के दे दिया, पेशेंट को क्या पता। सर 10% जो आपका गोनैड्स को जो अफेक्ट करेगा तो सर वो तो ऑटोमेटिकली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है ना, तो वो तो कर कॉन्सिक्वेंसेस सकता है, हो जाएंगे उसके। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आज तो कभी इस तरह किसी सामने नहीं आया काके। सर सर मेरे इसके सामने है इस तरह का। यार तो देखो सर अगर मैं 100, इस वजह से बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। ओए भाई ओए, ये बोल कौन रहा है देखो सही में खोखर है। सर सर मतलब कि ना मैं थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ये तू बाहर सेंसिटिव आ है जा, सर ये। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लग रहा है मुझे। सर वो बात तो ठीक है सर, सेंसिटिविटी तो है खोखर किधर है? लेकिन सर सर इसको मैं नेक औलाद खुद चाहिए ना करीब सर से असल में। तो दूजा अहमद कितने है? पता नहीं। नहीं खोखर मेरी गाल सुन, देसी घी वगैरह खाते हो? अच्छा नहीं लगता सर। सदके भी तेरे, कभी मक्खन मुखन इस तरह की चीज कभी नहीं खाई? नहीं सर अच्छा नहीं लगता है। बस फिर तेरे तो वैसे ही दिन पूरे हो गए हैं। तू नहीं प्रोफेशन सर से क्यों वो डर रहा है? तू प्रोफेशन से ना डर रहे, तेरे वैसे ही टाइम पूरा है, टेंशन ना ले, चिल हो, अल्लाह अल्लाह खैर मालक है। करेगा सर, ऐसे ना हाँ बोले। कोई नहीं यार, क्या नाम है, बाकी भी हम ही है ना।
एक भाई है सर। हाँ बस अल्लाह मियाँ उसको जिंदगी दे, वो चिल रखेगा अपने अम्मा को, तू टेंशन ना ले। तो सर मैं नहीं रख सकता, मुझे खिदमत का मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं बस तू मैं कह रहा जन्नत है कमाऊं माँ बाप की खिदमत करके। तो बस फिर ऐसे ही कर, तू जन्नत ही कमा ले, फिर पढ़ के क्या करना है सर वो तो लाजमी होता है ना सर। बेटे। प्रोफेशन बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। एक जो मजदूर है ना, वो जितनी ही देर धूप में काम कर लेता है ना, जो आपकी 10% रेडिएशन आप कह रहे हो ना कि हमें पड़ती है, जो आपकी लिमिट है, ठीक है। अगर एक मजदूर क्या नाम है गर्मियों के मौसम में, ठीक है, वो काम कर रहा है ना 6 महीने सारा दिन धूप के अंदर, तो उसको सूरज की एनर्जी से इतनी रेडिएशन पड़ जाती है जितनी हमें लेकिन काम सर करने के दौरान पड़ती है। वो सर नेचुरल है, लेकिन मैं जो अब काके मैन होते हैं रेडिएशन तो रेडिएशन। अब पाए ना, यूवी रेज आर आयनाइजिंग आल्सो। इंफ्रारेड रेड्स भी क्या नाम है आयनाइजिंग होती हैं काका जी। क्यों क्यों पिट रहे हैं सारे कि ओजोन लेयर खराब होती जा रही है, ये एक्नी के केसेस और ये सब कुछ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर खराब होती जा रही है, आपके दरख्त नहीं है, ओजोन तबाह होती जा रही है, तो यूवी रेज ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर फॉल कर रही हैं। जिसकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है, वो ग्रीफ आ रहा हो जाता है, उसको एक्नी हो स्टार्ट हो जाती है, इसकी बॉडी पे दाने निकल आते हैं। प्रोफेशन अगर डेंजरस होता ना तो लोग काम ही ना कर रहे होते इसके अंदर। खुद सोचो गोरा कितना कॉन्शियस होता है हर चीज़ के लिहाज से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ही डेवलप की हैं। अगर ये इतना ही अनसेफ होता तो क्या आप ये सोच सकते कि गोरा इस काम में हाथ डालता? बताओ। बाइक चलाता है? सर यस सर। कौन सी वो है? सर दोनों है 70 और 1 to 1 to 5। 5? हाँ 1 to 5 चलाता है। यस सर। दिन में कितनी दफ़ा घर से निकलता है? बेशुमार दफा। हाँ। कितनी दफ़ा हेलमेट पहनता है? एक दफा भी नहीं, बल्कि हाँ मेरा तो सर रिकॉर्ड है, मैंने आज तक नहीं पहना है। ठीक है। उसके बाद आपका ये भी रिकॉर्ड है कि आपके पास क्या नाम है नी कैप्स, एल्बो कैप्स, ठीक है, ये चीज़ें भी नहीं होंगी, नहीं है सर। ठीक है। तो 60-70 तो चलाते ही होगा 1 to 5, उसमें तो वैसे ही बड़ा कीड़ा आ जाता है बंदे को, आता है कि नहीं? यस। ठीक है। नहीं अब सर। 60-70 पे आप चला रहे हो, गली में से एक साइकिल वाला बाबा निकल आए, ठीक है, उसके अंदर आप पहुंचते हो, ठीक है, बाबा फारग हो जाए, तानू भी सट्टा लग जाए, ये डेंजरस प्रोफेशन नहीं है? इसको डेंजरस नहीं कहोगे? जिसके अंदर डायरेक्ट मरने का चांस है, रेडिएशन को डेंजरस बोल रहे हो तो इसको डेंजरस नहीं कहोगे? सर लेकिन उससे तो बचा जा सकता है ना, एक्सीडेंट से। अब कैसे आपके बचा हाथ जा में आप क्यों चला लो काके, बाइक? कैसे बचा जा सकता है? मुझे समझा दे। एक बाबा गली में से निकल आया, तो 60-70 पे आया, ब्रेक नहीं लगी तेरे से, कैसे सर बचेगा? 60-70 पे आप जाओ ही ना। आप गली में चला रहे हो तो आपको 60-70 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ से कभी नहीं गया बाबे के निकलने का 60-70, दिमाग। कभी नहीं गया 60-70 पे। सर गलियों में नहीं ना गया, वो तो मेन रोड पे कहाँ से बाबा निकलना है सर गली भाई में? मेन रोड पे क्यों नहीं निकलना? ये तो मेरी अपनी फैमिली का इंसिडेंट है, मेरे बहुत करीबी बंदे के साथ हो चुका है। मेन जीटी रोड पे जा रहे थे, ठीक है, 70 की स्पीड थी जीटी रोड के ऊपर, 70 की स्पीड। एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से छुट्टी हुई, गली के अंदर स्कूल था, अब जीटी रोड पे जो बंदा जा रहा है उसको क्या पता कि कौन सी जगह गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। वो बच्चा वहां से अपने दोस्त से हाथ छुड़ा के भागा है, जीटी रोड पे आ गया, वो गाड़ी के बम्पर में लगा, वहां से उड़ के विंड स्क्रीन पे गिरा और गाड़ी के अंदर चला गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि बंदा जीटी रोड पे 60-70 पे ना चलाए? ये गलत था वो, ठीक है। इस तरह तो अगर सर आप इस तरह तो आओ ना, तो फिर आप अपने प्रोफेशन को छोड़ोगे, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि यार ये तो डेंजरस है। नहीं सर वो हाँ भी वो तो बनान, तेरी बेबी की आवाज एक टाइट हो गई है। सर हवा टाइट नहीं हुई। यस सर, ये छोड़ने यूनिवर्सिटी। चलो यार किसी अच्छी जगह दाखिला नहीं यार, अल्लाह तुझे खुश रखे। नहीं सर यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ते, अब डिग्री इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड। यार देखो बेटे, बात ये है, आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा है? मैं आपको ये प्रोटेक्शन क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशन
अगर सेफ नहीं है, जैसे कि आपको सेफ नहीं लगता, तो सेफ बनाएगा कौन इसको? क्या हम एक्सरसाइज करना छोड़ दें? ठीक है, क्या हम रेडिएशन थेरेपी करना छोड़ दें कि यार क्या नाम है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो कोई बात नहीं, बंदे को कैंसर से मरने दो? बताओ। ये प्रोटेक्शन पैरामीटर्स इसीलिए अलारा क्यों डेवलप किया, ये प्रोटेक्टिव अपैरल क्यों डेवलप किए, क्यों ये सारी रिसर्चेज हुई कि भाईजान कि इसको लेके भी चलना है और इससे बचना भी है। और हर बंदे को रेडिएशन एक तरह से इफेक्ट नहीं करती, ये भी याद रखना। हर बंदे को उसकी बॉडी के लिहाज से इफेक्ट करती है। हमारे पास क्या नाम है, एनजीओ में डायरेक्ट रेडिएशन पड़ी होती है। आप फ्लोरोस्कोपी मशीन के सामने खड़े होते हो, एप्रन पहन के, वहां से आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हो। मेरे टीचर्स हैं 40-40 साल के हैं, बिल्कुल फिट हैं, कोई मसला नहीं है। शुगर, हार्ट पे क्या नाम है, बीपी शुगर का मसला है, वो तो एक आम बंदे को भी होता है। वो तो एक जवान, अगर कोई 28-29 साल का उसका फैमिली हिस्ट्री अगर, तो उसको भी हो जाता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को माइंड पे रखोगे ना कि यार ये तो सेफ ही नहीं है, ये है तो वो है, काम नहीं चलेगा। नहीं सर, वो पता है क्या, मेरे सामने ना 1-2 केसेस इस तरह के हैं कि इस फील्ड के जो है ना बंदे, वो मतलब औलाद वगैरह नहीं है, तो इस तरह के सीन जरूरी 1-2 नहीं हैं। है। मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे जितने भी जानने वाले, जितने भी दोस्त हैं, सबके बच्चे हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक सीधी सी बात है। अब एक बंदा खुद ही कह रहा है, ओ यार छड्डो यार, कुछ नहीं होता, मैं नहीं पाना चाहिए अपना। अगर उसको कोई मसला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? खुद होगा। फिर अब आपको क्या पता कि आपके करीबी बंदे हैं, उसने क्या किया क्या नहीं किया? यस ठीक सर। है, हम तो सामने आंखों से देख चुके हैं ना कि ये लोग क्या करते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, चिल हो रहा है, इधर से खुद भी एक्सरे खा रहे हैं, आवाम को भी दे रहे हैं, बस काम निबड़ जाए टाइम के अंदर अंदर, हमारे नाम पे टैग लग जाए, भाई इन्होंने एक शिफ्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 110 एक्सरे ਕੀਤੇ ਨੇ। प्रोफेशन आपका बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। ठीक है, जहाँ पे रेडिएशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सरेज, फ्लोरो, एनजीओ, ठीक है, सीटी, सीटी में भी आप क्या नाम है उस तरफ नहीं होते। ठीक है, अगर आपको मजबूरन इंटरवेंशनल प्रोसीजर के अंदर आपको वहाँ पे खड़ा भी होना पड़े तो आप एप्रन पहन के खड़े होते हो। ठीक है, और दूसरी बात फिर ये है, क्या रेडिएशन आपको तो नहीं ना पड़ रही? ठीक है, पेशेंट को जाके डायरेक्ट पड़ रही है, वो भी कोलिमेटेड एरिया पे, फिर वहाँ से स्कैटर होके हवा में जाके उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, खुद हिसाब लगा लो। ठीक है, कि वो पहले पेशेंट पे गई, वहाँ से स्कैटर हुई, बाहर कहीं निकली, फिर हवा में स्कैटर हो गए, फिर आपकी बॉडी पे उसने फॉल करना। ठीक है, और वो भी क्या, कोई 100 में से 5-6। ठीक है, ओके सर। सर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे? आजकल नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं मिलता। तुम लोगों ने कितना मुझे फंसा के रखा हुआ है। तो सर कहाँ जॉब कर रहे थे आप? मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता, अभी भी होता ही हूँ। वहाँ पे जाने पे कोई रोक टोक तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5 साल लगाए हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता जाने पे। कभी चला जाता हूँ मिलने के लिए। क्यों, आपने जाना बाजी? नहीं सर, आपका पूछना था सेटअप कहाँ पे है। मेरा सेटअप है, मतलब सेटअप पता है कितने महंगे लगते होते हैं? सर कितने का लग जाता है? एक अगर आपने एक्सरे की मशीन लेनी है ना, बिल्कुल हल्की क्वालिटी की, तो वो 10 लाख रुपए की आती है। बस सर एक मशीन लेके कमाल कर दो फिर आप। हल्की क्वालिटी की मरान भाई, हल्की क्वालिटी की, वो भी सुनो हाँ ना। जी, हल्की अच्छा फिर क्वालिटी की ठीक। रखोगे कौन आएगा आपके हल्की क्वालिटी का मतलब ये है कि वो डेली आपका कोई ना कोई काम निकाला हुआ होगा उसने, महीना चलेगी, फिट। ठीक है, मैंने तो आपकी 1.5-2 करोड़ का बनाया हुआ।
हाँ तो तेरा फिर फिट बन जाएगा, टेंशन ना ले, तुझे मैप बना के दूंगा, ये ले बेटे बना तू। ठीक है सर, आपके साथ ही बनाना है इंशाल्लाह। नहीं सर, 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का बंदे के पास बजट हो तो उसमें अच्छा सेटअप सेटअप लग बन सकता सकता है, अच्छा सेटअप लग सकता है। है। 40-50 लाख की आपकी सिटी आएगी अच्छी कंडीशन की, ठीक है। साथ आपका क्या नाम है 20 लाख का एक्सरे आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख की अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाएगी। 3-4 लाख में आपके सेटअप की सारी सेटिंग हो जाएगी कि लेड वॉल्स वगैरह करवाना, ये वो दिस एंड दैट, ठीक है। बाकी कोई रिसेप्शन पे लग गया ये वो जो भी है ना कि पूरा सेटअप बनाने में, तो आपका बहुत इजीली 1.25-1.5 करोड़ में बन जाता है अच्छा सेटअप। बस ठीक है सर, अब हाँ करें, आपके साथ ही बनाना है इंशाल्लाह। पुत्र पहले ग्रेजुएट हो ना, उस तो बाद फिर हाँ मैं करांगा। सर आप हाँ करें। हले हले चौथा सेमेस्टर है, तो गल्ला चेक करो सर जी ये हमने सेंटर बनाना है, तोबा है सर ये जॉब तो तुम। मिलनी नहीं है, आपने खुद ही बता दिया। सर ये तो पहले दिन से चल रही है मेरी और मनान की प्लानिंग्स। बस ठीक है, तुम चुप के रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ हथ है, टेंशन नहीं लेनी तुम। बस आपने वहां पे ना लाइबा बाजी को रखना है अपने पास, ठीक है, एज सुपरवाइजर, अ टीम इंशाल्लाह सर, जैसे आपने कहना वैसे। ठीक है मनान तो सुपरवाइजर। पहले दिन यूनिवर्सिटी छोड़ने वाला था, इससे पूछे इसको मोटिवेट करने वाला कौन बंदा था। अच्छा किड्डा तेजी आप फंसे ही, आप इन्हें पसंद नहीं है, तेन उन्होंने भी फसा ले, तो भाई भली है। सर वो मैं बस अपने दिल की तस्कीन के लिए कर रहा था ना कि मैं चलो आ गया हूँ तो और भी लोग हैं। हाँ सर मैं खूब डिग गया, बाकी क्यों नहीं डिग रहे हैं, किड्डा वे हाँ। तो भाई भली। देख मनान ये तेरी बेबी ने देख सही नहीं किया। बस सर आजकल बेबी ऐसे ही आ रहे। जी निशा, मैं यार 1 मिनट बेटे, जी निशा बोले। Sir, may I leave the class? जी कर दें खैर है। सर एक और बात करनी थी आपसे। 1 मिनट, अब मेरी एक आखिरी बात सुन लो। जहां भी आपका एक्सरे का सेटअप लगेगा, जहां भी आपका सीटी का सेटअप लगेगा, जहां भी आपका फ्लोरो का सेटअप लगेगा, जहां भी आपका एनजीओ का सेटअप लगेगा, उस कमरे के यानी कि वो उस 4 दीवारी, चाहे वो आपके 2 कमरे हैं 3 कमरे हैं जो भी है, ठीक है, जिस कमरे में आपका सिस्टम लगना है ना, उसकी दीवारें, उसकी छत और उसकी ज़मीन, उसके अंदर लेड डालना ज़रूरी है। ये आपकी जो क्या नाम है, जो क्या कहते हैं रेडिएशन अथॉरिटी है ना, PNRA बोलते हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और एक और ना रेडिएशन की एसोसिएशन है, उनकी रेगुलेशंस का ये हिस्सा है, ठीक है, कि आपने लेड शील्डिंग मस्ट करवानी है, और सर ठीक है एक और बात दीवारों। आपसे पूछनी थी कि जी जी। सर हम अपनी लैब खोल सकते हैं ना इंडिपेंडेंटली, मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट के बगैर? नहीं, लैब आप खोल सकते हो, लेकिन अगर आपने लैब चलानी है कि लैब चले, हाँ अगर आपने क्या नाम है, अब देखो मसला ये आता है कि एक बंदा अगर 5,000 रुपये का एक सीटी ब्रेन करवा रहा है, तो वो बगैर रिपोर्ट के तो आपसे नहीं ना लेके जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडियोलॉजिस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो आपकी क्या नाम है रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना एक सेंटर ओपन करने के लिए, उसके अंदर सबसे पहले वो पूछते ही है कि जी आपका क्या नाम है रिपोर्टिंग कौन करेगा, कौन सा रेडियोलॉजिस्ट है, कौन सा असिस्टेंट प्रोफेसर आपने रखा हुआ, बताएं हमें, ठीक है। आप सर ये सेंटर तो पैसे बल्क में अवेलेबल है ना रेडियोलॉजिस्ट? बल्क में तो अवेलेबल बहुत कुछ होता है, फिर उसके बाद सर रिपोर्टिंग भी ऐसी होती है। सर देखो अगर रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए या फिजिशियन होना चाहिए, सिंपल एमबीबीएस? रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन को क्या FCPS। पता है, फिजिशियन को क्या पता है, फिजिशियंस तो अपनी हाउस जॉब में रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट ही नहीं देखते मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, देखते नहीं है वैसे डॉक्टर मैथ, नॉर्मल हाउस जॉब का हिस्सा नहीं है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, नहीं है लेकिन आप ऑफ कर सकते हो, जैसे मैं रेडियोलॉजी ऑफ किया, ठीक है। नॉर्मल हाउस जॉब का तो हिस्सा ही नहीं है रेडियोलॉजी में आपकी रोटेशंस, ठीक है। हमारे एक सर थे, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा यार मेरे अकॉर्डिंग तो वो बंदा डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है, जो डायरेक्ट रेडियोलॉजी में आ गया, मतलब उसने सर्जरी मेडिसिन इसमें रोटेशन ही नहीं की, उसने कहा मैं डायरेक्ट रेडियोलॉजी में ही जाऊँगा। वो रेडियोलॉजिस्ट ज़रूर है लेकिन एक जनरल फिजिशियन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेडिसिन और सर्जरी में किस तरह के केसेस आते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए
आपको एक रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, चाहे वो FCPS पार्ट 1 का है, 2 का है, उसका PGR 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, लेकिन उसके साथ रेडियोलॉजिस्ट का टैग होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। और वो 70-80 हज़ार रुपया महीना अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल अगर आप हल्के फुल्के बंदे को भी कहते हैं ना, तो 70-80,000 रुपीज़ पर मंथ वो चार्ज करते हैं सिर्फ साइन करने की रिपोर्टों पर। वो व्हाट्सएप पे मंगवाते हैं, ठीक है। जो कोई बंदा नया नया होता है ना, जिसको कुछ मिल नहीं रहा होता, वो कहता है चलो ठीक है मैं वहाँ सेटअप पे आके बैठ जाऊँगा, ठीक है, या पैसे ज़्यादा मिल रहे हो तो। नहीं तो ये जितने भी यानी कि बड़े रेडियोलॉजी जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ ना सेंटर्स के साथ, ये व्हाट्सएप पे इनको पिक्चर्स जाती हैं, ठीक है, वहाँ से ही वो वॉइस नोट में भेजते हैं रिपोर्ट, आगे टाइपिस्ट बैठे होते हैं, वो टाइप करके तो आगे दे देते हैं। साइन कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं पहले ही, कंप्यूटराइज साइन जो होते हैं, जो आपके अक्सर ये सर्टिफिकेट्स वगैरह पे भी आ रहे होते हैं, वो उसके ऊपर पेस्ट करके चलो जी। और किसी का कोई सवाल? टाइम बहुत कम था क्विज में। मैं तुझे बताता हूँ अच्छी तरह से। अब्दुल बसीर है क्लास में? जूबिया है? जोनिश? तुबा? यस सर। तहमीना? यस सर। सरोश? रिमशा? रिदा? प्रेजेंट सर। यस सर। सर रिमशा भी प्रेजेंट। ठीक ठीक ठीक। सर रिदा भी। मोइज? फैसल सईद? किधर है सारी इमाम आज? बिलाल ये छोड़ गया हुआ है। मुबीन? मोहम्मद मुबीन? मैमूना? यस सर। मरियम है दोनों? यस सर। यस सर। प्रेजेंट सर। ओके। अब्दुल बसीर भी नहीं है। अनम दोनों हैं? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल अब? सर अटेंडेंस की मार्क हुई हमारी। जिनकी नहीं हुई उनका मुझे पता है। किसी का कोई सवाल अब? सर। जी जी। नो सर। सर आप कह रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट के बगैर हम अपना सेटअप नहीं बना सकते जी। और जॉब भी नहीं मिलनी।